नमस्ते मेरे प्यारे पेंशन धारकों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे इस विषय की जो सीधे तौर पर देश के लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन से जुड़ा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र की सेवा में लगा दिया और अब उन्हें एक सम्मानजनक बुढ़ापे की उम्मीद है। आज हम एक ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं जो हमारे पेंशन भोगी साथियों के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा। हम बात कर रहे हैं 17,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन की, जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने वर्षों तक संघर्ष किया है। इस लड़ाई में एक बड़ा और निर्णायक मोड़ आया है और आज हम आपको उसी के बारे में विस्तार से बताएंगे। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए और कई ऐसी चर्चाएं हुईं जो आने वाले समय में लाखों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी। इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको उस बैठक के अंदर की हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे। हम परत दर परत खोलेंगे कि माननीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में क्या क्या हुआ, किन मुद्दों पर सहमति बनी, किन पर गहन विचार विमर्श हुआ और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी पेंशन को लेकर क्या ठोस बातचीत हुई। यह सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट नहीं है, यह हमारे पेंशन भोगियों के अधिकारों के लिए एक महाअभियान है। इस अभियान की असली ताकत आप हैं, हमारे जागरूक दर्शक। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस आवाज को कमजोर ना पड़ने दें। अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसके लिए यह खबर मायने रखती है। आपका एक शेयर किसी के बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और विस्तृत पड़ताल। एक ऐतिहासिक चिंतन शिविर। दिल्ली का विज्ञान भवन, दिल्ली का प्रतिष्ठित विज्ञान भवन उस ऐतिहासिक दिन का गवाह बना जब देश के श्रम और रोजगार के भविष्य को दिशा देने वाली सर्वोच्च संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT की बैठक आयोजित हुई। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी, बल्कि यह एक 2 दिवसीय चिंतन शिविर था। इसका उद्देश्य केवल एजेंडे पर टिक लगाना नहीं था, बल्कि देश के करोड़ों श्रमिकों और 72 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ठोस और दूरगामी समाधान खोजना था। इस महत्वपूर्ण मंच की अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री माननीय डॉ. मनसुख मांडविया जी ने की। उनके सशक्त नेतृत्व में भविष्य की नीतियों पर गहन मंथन करने के लिए वहां केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे जी भी मौजूद थीं, जो बोर्ड की उपाध्यक्ष भी हैं। साथ ही श्रम एवं रोजगार सचिव सुश्री सुमिता डावर जी और केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति जी जैसे शीर्ष अधिकारी भी इस गहन विचार विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इस बैठक में केवल सरकारी अधिकारी ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि भी शामिल थे, जो इसे एक सच्चा और प्रभावी त्रिपक्षीय संवाद का मंच बनाता है। जैसा कि श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया, माननीय मंत्री जी का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। अब बैठकें कुछ घंटों की औपचारिकता नहीं होंगी। अब महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चिंतन होगा ताकि EPFO और ESIC जैसे संगठन जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकें। इसी दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर में उन सभी मुद्दों पर बात हुई जो सीधे तौर पर आपके जीवन से जुड़े हैं। यह बैठक एक मील का पत्थर साबित हुई, जिसने न केवल तात्कालिक राहत प्रदान की, बल्कि भविष्य के लिए एक स्पष्ट रोड मैप भी तैयार किया। करोड़ों EPF सदस्यों के लिए खुशखबरी। बढ़ी हुई ब्याज दर। इस बैठक से जो पहली और सबसे ठोस खुशखबरी निकलकर सामने आई है, वह देश के 6 करोड़ से भी ज्यादा EPF सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने सर्वसम्मति से वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए EPF जमा पर 8.25% 8.5% की वार्षिक ब्याज दर की सिफारिश की है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपकी मेहनत की कमाई जो आपके भविष्य निधि खाते में जमा है, अब और तेजी से बढ़ेगी। यह ब्याज दर पिछले वर्ष की तुलना में एक सकारात्मक वृद्धि दर्शाती है और यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि EPFO अपने निवेशों का प्रबंधन कितनी कुशलता से कर रहा है ताकि अपने सदस्यों को अधिकतम रिटर्न दिया जा सके। यहां प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। CBT द्वारा यह सिफारिश अब वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी।
वहां से मंजूरी मिलने के बाद भारत सरकार इसे आधिकारिक तौर पर अधिसूचित करेगी और उसके तुरंत बाद यह ब्याज आपके ईपीएफ खातों में जमा कर दिया जाएगा। यह फैसला दिखाता है कि सरकार और ईपीएफओ आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। यह केवल एक संख्यात्मक वृद्धि नहीं है, बल्कि यह करोड़ों परिवारों की वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन अधिक सुरक्षित होगा, बल्कि यह कर्मचारियों के बीच बचत को भी प्रोत्साहित करेगा। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं बनी हुई हैं और ऐसे में 8.25% की ब्याज दर एक मजबूत और स्थिर रिटर्न सुनिश्चित करती है। यह ईपीएफओ की वित्तीय प्रबंधन क्षमता और सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण का परिचायक है, जिसका सीधा लाभ देश के मेहनतकश कामगारों को मिलेगा। ईपीएफओ का मानवीय चेहरा। ईडीएलआई योजना में ऐतिहासिक बदलाव। ईपीएफओ केवल आपके रिटायरमेंट की ही चिंता नहीं करता, बल्कि आपके जीवन की भी परवाह करता है। इसी दिशा में सीबीटी की बैठक में एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जो कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना ईडीएलई से जुड़ा है। इस योजना में कुछ ऐसे प्रमुख संशोधन किए गए हैं जो किसी भी सदस्य के परिवार को अनहोनी की स्थिति में पहले से कहीं ज्यादा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेंगे। आइए इन बदलावों को विस्तार से समझते हैं। बीमा लाभों में अभूतपूर्व वृद्धि। योजना के तहत मिलने वाले बीमा लाभ की राशि में एक उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दी गई है। इसका अर्थ है कि यदि सेवा में रहते हुए किसी सदस्य का दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो जाता है, तो उनके परिवार को अब पहले की तुलना में काफी अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी, जो उन्हें उस मुश्किल घड़ी में संबल प्रदान करेगी। यह वृद्ध परिवार को आकस्मिक स्थिति में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी और उन्हें संकट से उबरने में सहारा देगी। न्यूनतम लाभ की गारंटी। एक बेहद मानवीय और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब सेवा के पहले 12 महीनों के भीतर भी मृत्यु होने पर एक न्यूनतम सुनिश्चित लाभ की शुरुआत की गई है। पहले कम सेवा अवधि के कारण ऐसे मामलों में परिवार को बहुत कम राशि मिलती थी, जिससे उन्हें भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इस नए नियम से उन परिवारों को भी एक सम्मानजनक वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी, चाहे सदस्य ने कितनी भी कम अवधि के लिए योगदान क्यों ना दिया हो। यह सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांत को और मजबूत करता है। गैर योगदान अवधि के बावजूद लाभ। कई बार ऐसा होता है कि कोई कर्मचारी कुछ समय के लिए योगदान नहीं दे पाता, लेकिन वह नौकरी में बना रहता है। ऐसे मामलों में यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती थी, तो परिवार को लाभ मिलने में कठिनाई होती थी। इस विसंगति को दूर करते हुए अब यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे सदस्यों के परिवारों को भी योजना का पूरा लाभ मिले, भले ही उनकी मृत्यु के समय उन्होंने सक्रिय रूप से योगदान ना दिया हो। यह प्रावधान उन कर्मचारियों को भी सुरक्षा प्रदान करता है जिनकी सेवा निरंतरता में कुछ व्यवधान आया हो। सेवा की निरंतरता का सम्मान। जो कर्मचारी अक्सर नौकरियां बदलते हैं, उनके लिए भी सेवा की निरंतरता को लेकर नियमों को और स्पष्ट और सरल बनाया गया है, ताकि उनका बीमा कवर बिना किसी रुकावट के जारी रहे। यह सुनिश्चित करेगा कि नौकरी बदलने के बावजूद भी कर्मचारी और उनके परिवार को लगातार सुरक्षा मिलती रहे, जिससे उन्हें अनिश्चितताओं का सामना न करना पड़े। ये बदलाव महज तकनीकी संशोधन नहीं है, ये इस बात का प्रतीक हैं कि ईपीएफओ अब एक ट्रस्टी की भूमिका से आगे बढ़कर एक अभिभावक की भूमिका निभा रहा है, जो हर परिस्थिति में अपने सदस्यों और उनके परिवारों के साथ खड़ा है। यह ईपीएफओ की एक संवेदनशील और मानवीय संस्था के रूप में पहचान को पुख्ता करता है, जो अपने सदस्यों की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इन संशोधनों से लाखों परिवारों को अप्रत्याशित संकट की स्थिति में एक मजबूत आर्थिक सहारा मिलेगा, जिससे वे सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जी सकेंगे। न्यूनतम पेंशन की प्रतीक्षा। 7,500 रुपये की आस। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए आपकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वह सवाल जो देश के 72,80,000 से अधिक पेंशन भोगी हर सुबह पूछते हैं। हमारी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये कब होगी? हमें आपको यह बताते हुए गर्व भी है और एक नई उम्मीद भी जग रही है कि सीबीटी की इस 2 दिवसीय बैठक में पेंशन भोगियों के इस मुद्दे पर अत्यंत गहन और विस्तृत विचार विमर्श हुआ। यह कोई सतही चर्चा नहीं थी। बैठक में मौजूद सूत्रों और अधिकारियों के संबोधनों से यह साफ है कि पेंशन भोगियों की पीड़ा और उनकी मांगों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुना और समझा गया।
बैठक में इस बात पर गहन चिंतन किया गया कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन राशि आज की महंगाई, बढ़ते चिकित्सा खर्चों और जीवन यापन की लागत के हिसाब से अपर्याप्त है। एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के निर्माण में लगा दी, वह बुढ़ापे में सम्मान के साथ कैसे जिए? यह चिंता बैठक के केंद्र में थी। बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव आए। इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न मॉडलों पर चर्चा हुई। कैसे फंड की वित्तीय सेहत को बनाए रखते हुए पेंशन भोगियों को एक सम्मानजनक राशि दी जा सकती है, इसके हर पहलू पर विचार किया गया। यह सच है कि बैठक के तुरंत बाद पेंशन वृद्धि की अंतिम घोषणा नहीं की गई, क्योंकि यह एक जटिल और बड़ा वित्तीय निर्णय है जिसके लिए कई स्तरों पर अनुमोदन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी और सकारात्मक बात है वह यह है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। यह अब ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि सरकार और ईपीएफओ की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल हो चुका है। बैठक में हुआ यह गहन विचार विमर्श इस बात का संकेत है कि समाधान की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा दिए गए हैं। यह उस लंबी सुरंग के अंत में दिखने वाली रोशनी की तरह है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। हम इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई ठोस घोषणा होगी, सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। यह केवल एक पेंशन वृद्धि की बात नहीं है, यह हमारे बुजुर्गों के सम्मान और गरिमा की बात है। सरकार और ईपीएफओ ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि वे हमारे पेंशन भोगियों की मांगों के प्रति संवेदनशील हैं और एक स्थायी समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है कि वृद्धि न केवल पर्याप्त हो, बल्कि ईपीएफओ की वित्तीय स्थिरता को भी बनाए रखे। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श और वित्तीय विश्लेषण शामिल हैं। हम इस प्रक्रिया के हर चरण पर नजर रखेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। पेंशन भोगियों के लिए जीवन को सुगम बनाने के प्रयास। पेंशन की राशि बढ़ाने के साथ साथ सरकार और ईपीएफओ इस बात पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों का जीवन सुगम और सम्मानजनक कैसे बनाया जाए। इस बैठक में इस दिशा में भी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हुईं। जीवन प्रमाण पत्र की सुगमता। हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों और दफ्तरों की लंबी लाइनों में लगने की पीड़ा अब खत्म होने वाली है। इस बात पर गहन चर्चा हुई कि जो बुजुर्ग और बीमार पेंशन भोगी घर से बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें यह सुविधा उनके घर पर ही कैसे उपलब्ध कराई जाए। डोर स्टेप वेरिफिकेशन की व्यवस्था को और मजबूत और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया गया है। इससे लाखों बुजुर्गों को राहत मिलेगी और उन्हें अपनी पेंशन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह एक मानवीय दृष्टिकोण है जो पेंशन भोगियों की सुविधा को प्राथमिकता देता है। प्रयास पहल का विस्तार। ईपीएफओ ने प्रयास नामक एक बेहतरीन पहल शुरू की है, जिसके तहत कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के दिन ही उसके सारे बकाए यानी पीएफ और पेंशन के दस्तावेज सौंप दिए जाते हैं। यह रिटायरमेंट के दिन सम्मान देने की एक अनूठी पहल है। इस बैठक में इस पहल को और प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा हुई, ताकि अधिक से अधिक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। यह पहल कर्मचारियों को उनके सेवाकाल के अंतिम दिन ही वित्तीय सुरक्षा का एहसास दिलाकर उन्हें गरिमापूर्ण विदाई प्रदान करती है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। एक ऐसी केंद्रीकृत प्रणाली बनाने पर भी विचार हुआ जिससे सभी पेंशन भोगियों को उनकी मासिक पेंशन हर महीने एक ही तारीख को बिना किसी देरी या तकनीकी गड़बड़ी के सीधे उनके खाते में मिल सके। यह प्रणाली भुगतान प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएगी, जिससे पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह वित्तीय अनुशासन और समयबद्धता सुनिश्चित करेगा, जिससे पेंशन भोगियों को अपने मासिक खर्चों की योजना बनाने में आसानी होगी। ये सभी कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे हैं कि आपको अपने ही पैसे और अधिकारों के लिए किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यह सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह न केवल पेंशन की राशि बढ़ाना चाहती है, बल्कि पेंशन भोगियों के पूरे अनुभव को भी बेहतर बनाना चाहती है। ये सुधार हमारे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे और उन्हें एक शांतिपूर्ण और सम्मानजनक सेवानिवृत्त जीवन जीने में मदद करेंगे। सामाजिक सुरक्षा का विस्तार। हर कामगार तक लाभ। यह बैठक केवल मौजूदा सदस्यों और पेंशन भोगियों तक ही सीमित नहीं थी। इसमें एक बड़े विजन पर भी चर्चा हुई। भारत के हर कामगार तक सामाजिक सुरक्षा का लाभ कैसे पहुंचाया जाए। आज ईपीएफओ के 6 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य हैं,
लेकिन हमारे देश में 50 करोड़ से भी ज्यादा का कार्यबल है। इस विशाल अंतर को कैसे पाटा जाए? जो हमारे कैजुअल वर्कर हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले भाई बहन हैं, जो गिग इकोनॉमी में काम कर रहे युवा हैं, उन्हें ईपीएफओ और ईएसआईसी के सुरक्षा दायरे में कैसे लाया जाए? इस पर गहन चिंतन हुआ। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है। सामाजिक सुरक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि हर भारतीय कामगार का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए कवरेज बढ़ाने के अभियानों को और तेज करने का निर्णय लिया गया है। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन यह देश के हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें उन क्षेत्रों और श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो अब तक सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर थे। इसमें अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक, स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति और ठेके पर काम करने वाले मजदूर शामिल हैं। सरकार विभिन्न मॉडलों और रणनीतियों पर विचार कर रही है ताकि इन सभी को ईपीएफओ और ईएसआईसी जैसी योजनाओं का लाभ मिल सके। यह केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का मामला नहीं है, बल्कि यह उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने और उन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर देने का भी मामला है। यह राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को मान्यता देता है और सुनिश्चित करता है कि उनका भविष्य भी सुरक्षित हो। यह व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता को दर्शाता है, जिसमें जागरूकता बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना और विभिन्न श्रमिक वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं तैयार करना शामिल है। सारांश और आगे का रास्ता। कुल मिलाकर इस महाबैठक का सार क्या है? सार यह है कि उम्मीद की एक नई और मजबूत किरण जगी है। 8.25% की ब्याज दर की सिफारिश एक ठोस और तत्काल लाभ है, जो करोड़ों ईपीएफ सदस्यों की बचत को और मजबूत करेगा। यह वित्तीय स्थिरता और वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ईडीएलआई योजना में हुए बदलाव आपके परिवार के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच है, जो अनहोनी की स्थिति में उन्हें वित्तीय सहारा प्रदान करेंगे। ये बदलाव ईपीएफओ के मानवीय और संवेदनशील चेहरे को उजागर करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन की आपकी मांग अब केवल एक मांग नहीं, बल्कि सीबीटी की बैठक का एक प्रमुख एजेंडा बन चुकी है, जिस पर गहन मंथन शुरू हो गया है। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार और ईपीएफओ आपकी मांगों को गंभीरता से ले रहे हैं और एक स्थायी समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हम निश्चित रूप से एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। हमारा यह चैनल, आपका अपना चैनल, इस मुहिम को तब तक जारी रखेगा जब तक आपको आपका हक नहीं मिल जाता। हम सरकार और ईपीएफओ के हर कदम पर नजर रखेंगे, हर घोषणा का विश्लेषण करेंगे और हर जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस महाअभियान में हमें आपके साथ की जरूरत है। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपकी आवाज ही हमारी शक्ति है और हम चाहते हैं कि यह आवाज दूर दूर तक पहुंचे। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि धैर्य रखें, लेकिन अपनी आवाज को बुलंद रखें। जैसा कि कहा गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। हम और आप मिलकर कोशिश कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि जीत हमारी ही होगी। इस वीडियो को हर पेंशन भोगी, हर कर्मचारी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली महत्वपूर्ण वीडियो से चूक न जाएं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।